with the market was at 6.3, 6.5. Transfer of 2.2 lakh crores. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। आज का सेशन हमारा इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के रिगार्डिंग है, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि आप 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम हम एमसीक्यू डिस्कशन भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको मेंस के रिगार्डिंग भी अच्छे से हम कंप्लीट डिस्कशन उसके रिगार्डिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ये टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी कुछ और एडिशनल जो कंटेंट होता है मैं इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू जीएसटी काउंसिल फॉर्म्स जीओएम। अब आप लोगों के साथ मैंने कई बार गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में डिस्कशन करी हुई है। आप जानते हैं कि ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स आपको देखने को मिल जाता है, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका जीएसटी लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल इवन आप कोर्स भी कोई खरीदते हो तो उसके ऊपर भी आपका जीएसटी होता है, राइट। और ये जीएसटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना होना चाहिए, क्या 0% होना चाहिए, क्या 5% होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, कितने परसेंटेज होना चाहिए, ये जो फैसला लिया जाता है ना, ये फैसला लिया जाता है आपका जीएसटी काउंसिल के द्वारा। और जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है। दरअसल में जो जीएसटी लाया गया था ना, वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था एंड उसी अमेंडमेंट के माध्यम से हमें ये बॉडी फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लस एट द सेम टाइम आप जानते होंगे कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल अपने आप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जो पार्टनरशिप है या जो मेंबरशिप है वहां पर आपको यूनियन की तरफ से भी एंड साथ ही साथ स्टेट्स की तरफ से भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपके जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो भी करंटली निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इसकी चेयरपर्सन देखने को मिलती हैं। उसके अलावा आपको जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं आपको इसके मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ ना डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, तो वहां से भी लोग इसका मेंबर देखने को मिल जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर मिलकर डिसीजन लिया जाता है। यानी कि रोल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है प्लस आपकी स्टेट्स का भी यहाँ पे रोल हमें देखने को मिल जाता है। सेंटर का जो वोटिंग शेयर होता है वो आप जानते हैं कि हमें 1/3 वेटेज सेंटर के पास पावर है वोटिंग की एंड 2/3 पावर आपका स्टेट्स के पास है। एंड अगर कोई फैसला लेना हो तो वहां पर ग्रेटर देन 75% चाहिए होता है। तो यानी कि दोनों को साथ में मिलकर आना पड़ेगा तभी वो फैसला ले पाएंगे। तो एक तरह से कंसेंसस वाली बॉडी हमें ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी स्टैटिक के पोर्शन में पढ़ी भी थी। अब एक्चुअल में जब दोस्तों मैं बात करता हूँ ना, आपके ये वर्क्स आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल क्या क्या करता है। जैसे टैक्स रेट डिसाइड हो गया, अमेंडमेंट्स वगैरह लगाने होते हैं, या फिर जीएसटी रिटर्न्स के रिगार्डिंग जो डेडलाइंस हो गया, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हो गया, उनको सेट करना। इसके अलावा स्पेशल रेट्स को कंसिडर करना डिफरेंट स्टेट्स के लिए, या फिर किस तरह से यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है, सारे काम जीएसटी काउंसिल के रहते हैं। अब एक्चुअल में मैं अगर बात करूँ ना इंश्योरेंस सेक्टर की, तो अगर मैं बात करता हूँ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे ना कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर करंटली 18% जीएसटी लग रहा है। यहाँ पर यही देखा जाता है कि कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन। यानी कि अगर मैं सिंपली अगर बात करूं तो प्रीमियम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, ये दिखाता है इंश्योरेंस डेंसिटी को। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय आपकी देश की जीडीपी। बात समझ पाए? यूपीएससी ना कल को दोनों को इंटरचेंज करके स्टेटमेंट दे सकता है कि इंश्योरेंस डेंसिटी का मीनिंग ये होता है, पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। डेंसिटी के अंदर आप प्रीमियम को चेक करोगे पॉपुलेशन के हिसाब से, पेनिट्रेशन को आप चेक करोगे प्रीमियम टू आपका जीडीपी। इस तरह से आप इस चीज को देखोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस डेंसिटी की अगर हम बात करें ना, तो 2021 का जो डेटा है हमारे सामने वो नोटिस करने को मिलता है कि लगभग $91 होता है, क्योंकि पर पर्सन आएगा ना, जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो $91 पर पर्सन। इसमें से भी ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस का है एंड नॉन लाइफ का आपका पोर्शन कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो आपका, क्योंकि ये प्रीमियम एज कंपेयर टू जीडीपी है, तो वो नंबर लगभग 4.2% के आसपास हमें देखने को मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें
तो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे, ये नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से पिछले कुछ सालों में ग्रोथ हुई है। अच्छी बात है, पर अभी हम चाहते हैं कि और भी इसमें सेक्टर में ग्रोथ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस से अभी भी वंचित हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो आप जानते होंगे इरडा के बारे में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। दरअसल में इरडा ही है जो इस इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है भारत के अंदर। जब हम बात करते हैं इरडा की, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्ट है, इरडा एक्ट 1999, जिसके माध्यम से इसको बनाया गया था मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर। अब क्योंकि एक्ट के माध्यम से बनी हुई बॉडी है, तो ध्यान रखिएगा ये आपने आप में एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी हो जाती है। इसके अलावा आप लोगों के साथ ना मैंने कई बार एफएसडीसी के बारे में चर्चा करी है। व्हाट इज एफएसडीसी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। जैसे आप नोटिस करते होंगे कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसमें एज अ चेयरपर्सन, प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे रेगुलेटर्स यहाँ पे होते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, तो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। इवन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफएसडीसी, कई बार हमने चर्चा किया हुआ है। तो उसमें आईआरडीएआई भी हमें एक मेंबर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग जो हमें पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है भास्कर के रिगार्डिंग। अब आप पूछेंगे भास्कर क्या है? देखो इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, भास्कर स्टैंड्स फॉर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इनिशिएटिव। अब भास्कर की जब मैं बात करता हूं ना, तो इसको लॉन्च किया गया है अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। अब आप लोग जानते होंगे, देखो जब मैं बात करता हूँ ना एक स्टार्टअप की, तो कई बार बच्चों को यही दिक्कत आती है कि आखिर स्टार्टअप कहते किसको है। जैसे अगर लेट से अब कोई बच्चे बोल सकते हैं कि सर फिजिक्स वाला भी एक स्टार्टअप है, कोई बोल सकता है सर जोमाटो भी एक स्टार्टअप है, कोई XYZ कंपनी को उठा के बोलेगा कि सर ये भी एक स्टार्टअप है। पर नहीं, समझो इस बात को, स्टार्टअप्स की ना बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशंस है हमारे सामने। एक्चुअल में क्या है, अगर आप DPIIT, दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत आपका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसके साथ आपके स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को नोटिस करोगे ना, तो ये बताता है कि स्टार्टअप हम उस कंपनी को कह सकते हैं जो आपके 4 कंडीशन को फॉलो करे। कौन है ये 4 कंडीशन? पहली बात तो ये है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को स्टार्ट हुए 10 साल से कम का समय होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम 21, मैं जब ये लेक्चर बना रहा हूँ 21 सितंबर को बना रहा हूँ, हो सकता है आपके सामने जब भी ये पहुंचे, मैंने 21 सितंबर को लेक्चर बनाया है, ठीक है। अब नोटिस करना, इससे 10 साल पहले, जैसे आज 2024 में हम खड़े हैं ना, बिल्कुल, तो इससे 10 साल पहले यानी कि 2014 21 सितंबर के बाद कोई कंपनी फॉर्म हुई है ना, उसको हम स्टार्टअप्स कह सकते हैं। पर ये सिर्फ एक कंडीशन है, 4 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी उसको। पहली कंडीशन क्या है कि उसको स्टार्ट हुए 10 साल से कम का समय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 30 40 50 साल पुरानी कंपनी है एंड आप उसको बोलो कि भाई ये स्टार्टअप है, नहीं, लेस देन 10 ईयर्स। दूसरी बात, उसका जो रेवेन्यू होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए हर साल के अंदर। किसी भी साल ना आपका जो स्टार्टअप है उसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ को क्रॉस नहीं किया होना चाहिए। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। इसके अलावा और क्या कंडीशंस होती हैं? और कंडीशन ये है कि क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया के केस में जो आपका हेडक्वार्टर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के होने चाहिए, राइट, उसके आपको इंडिया में वो चीज देखने को मिल जाए। प्लस एट द सेम टाइम जब मैं आपको बात करता हूं चौथी कंडीशन की, तो चौथी कंडीशन हमारे पास ये देखने को मिलती है कि उनके द्वारा कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसा कुछ इनोवेशन वाला कुछ ना कुछ उन्होंने यहां पर लेकर आए हों। अगर आपकी ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, राइट, तो अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर कंपनी को हम यहाँ पे स्टार्टअप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कल को यहाँ पर यूपीएससी क्या चेंजेस कर सकता है? यूपीएससी हमारे सामने कुछ चेंजेस इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर आ सकता है कि लेट्स से वहां पे वो 10 ईयर्स की जगह आपका कुछ और ये नंबर ऑफ ईयर्स लिख दे, या फिर जो आपका एनुअल टर्नओवर है उसमें कुछ बदलाव कर दे। इस तरह की चेंजेस यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे किए जा सकते हैं। देखो, हो सकता है आप लोगों ने गूगल के ऊपर कोई चीजें पढ़ी हो एंड वहां पर आपको कुछ 7 ईयर्स वाली चीज मिले। यहाँ पे हो सकता है किसी जगह पे 7 साल भी लिखा हो, पर वो एक्चुअल में ना वो पुरानी डेफिनेशन है। पहले हुआ करता था 7 साल के कंडीशन, बट बाद में यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया है। अब आज के समय अगर मैं बात करूँ ना, तो ये नंबर आपका 10 साल ही हमें देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब बात आते हैं वापस से भास्कर की कि आखिर ये भास्कर क्या है। देखो, आपके जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, आप नोटिस करोगे उन स्टार्टअप्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आप पूछोगे किस तरह की प्रॉब्लम सर? देखो, स्टार्टअप को हो सकता है कुछ फंडिंग की दिक्कत हो, ठीक बात है। स्टार्टअप्स के पास कोई प्रॉपर मेंटर ना हो, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है।
स्टार्टअप को कोई इंक्यूबेटर ना मिल रहा हो, मतलब कि कैसे अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं लॉन्च करें, या कुछ और समस्याएं भी इस तरह से हो सकती हैं। तो यहां पर क्या होगा ना, भास्कर के माध्यम से एक तरह से वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है स्टेक होल्डर्स की स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। यानी कि यहाँ पर आपके स्टार्टअप्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके मेंटर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे नेटवर्क करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे। एक तरह से सेंट्रल हब बन जाएगा सभी का। गवर्नमेंट बॉडीज भी आ जाएंगी साथ में, सर्विस प्रोवाइडर्स भी आ जाएंगे, साथ में मिलकर अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड इसी के माध्यम से जो रिसोर्सेज होंगे, नॉलेज वगैरह हो गया, कैसे अच्छे से और फास्टर डिसीजन मेकिंग करी जा सकती है, ये सारे बेनिफिट्स आपको भास्कर के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्योंकि मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है आपका DPIIT, वो यहाँ पे इसका नोडल डिपार्टमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो सारे चैलेंजेस को जो यहाँ पे टैकल करने की यहाँ पे कोशिश है। प्लस हर एक स्टेक होल्डर की यहाँ पे एक यूनिक भास्कर ID भी यहाँ पे बना दी जाएगी, ठीक है ना। और बहुत सारे इसके फीचर्स आप यहाँ पे पढ़ पाओगे, जैसे इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन अच्छे से और इंक्रीज हो पाएगी, रेलेवेंट रिसोर्सेज उनको लोकेट करना यूजर्स को काफी आसान हो पाएगा। तो एक तरह से स्टार्टअप्स को काफी यहाँ पे मदद मिलने वाली है भास्कर रजिस्ट्री के माध्यम से। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज सुभद्रा स्कीम। देखो वैसे तो जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है वो हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर क्योंकि इसका थोड़ा लिंकेज आपके आर्ट एंड कल्चर के साथ भी, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अभी आप जानते होंगे कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए, इवन जैसे अभी इनफैक्ट वन नेशन वन इलेक्शन की भी जिक्र चल रहा है, बहुत ज्यादा हो सकता है आने वाले आपके जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी लेकर आए सरकार, है ना। पर अब आप नोटिस करोगे कि जब अभी जून के अंदर, मतलब अप्रैल टू जून के बीच में जब लोकसभा के चुनाव हुए ना, उसके साथ ही साथ उड़ीसा के अंदर ना, यहां पर जो उनके स्टेट असेंबलीज के चुनाव थे वो भी साथ में ही हुए। तो दरअसल में उड़ीसा में ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है कि लोकसभा और राज्य के जो चुनाव होते हैं वो साथ साथ में होते हैं। अब जब यहाँ पे चुनाव हुए उड़ीसा के अंदर, तो वहां पर एक नई सरकार बनी, ठीक है। तो उस सरकार ने एक वादा किया था कि हम एक योजना लेकर आएंगे, और उस योजना का नाम क्या है, सुभद्रा योजना। ये योजना क्या है, ये यहाँ पर 10,000 रुपए महिलाओं को साल भर में प्रोवाइड करेगी जिनकी एज 21 से 60 साल के बीच में है। सारी महिलाएं कवर्ड नहीं है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ महिलाएं जो वेल ऑफ फैमिली से आती हैं जहाँ पे, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो महिलाएं, या फिर इनकम टैक्स पे करती हैं, वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। इवन ठीक है, अगर किसी महिला को ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा मिल रहा है, लेट्स से 1500 या 1500 से ज्यादा प्रति महीने का, यानी कि 18,000 साल का ऑलरेडी किसी महिला को मिल रहा है, तो उसको भी इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट इसके अलावा जो बाकी होंगी उनको मिलेगा। अब ये आप पूछेंगे सर आर्ट एंड कल्चर के साथ लिंकेज क्या है। देखो आर्ट एंड कल्चर के साथ लिंकेज है सुभद्रा जी की वजह से। एक्चुअल में आप जानते हो उड़ीसा के अंदर लॉर्ड जगन्नाथ जी को बहुत ही माना जाता है, राइट। उनके जो ब्रदर थे वो थे बालभद्र, और उनकी जो बहन थी वो थी सुभद्रा। तो दरअसल में स्कीम का नाम गॉडेस सुभद्रा जी के ऊपर ही रखा गया, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ जी की यंगर सिस्टर थी। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था 10,000 रुपए मिलेंगे, ये साल में 2 बार मिलेंगे। एक होंगे रक्षाबंधन के समय के ऊपर, वहां पर 5,000 मिल जाएंगे, एंड बाकी जो 5,000 होंगे ना, वो 8 मार्च को, जिस दिन हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन यहाँ पे अकॉर्डिंगली मिलेंगे। तो ऑलरेडी 50 लाख महिलाओं ने इसके अंदर रजिस्टर कर दिया है। जो पैसा होगा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो KYC है ना, नो योर कस्टमर, वो मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर स्कीम में पार्टिसिपेशन के लिए। ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ महिलाओं को टोटल यहाँ से फायदा होने जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम से। बाकी इसके साथ साथ डेबिट कार्ड भी मिलेगा, एंड और भी बाकी सारी चीजें हैं। बट ओवरऑल एक बेसिक आइडिया आप इसको स्कीम के बारे में ध्यान रखना, एंड आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी सुभद्रा जी के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने MCQs की तरफ। आज आप जो 2 क्वेश्चंस का आंसर बताओगे वो है, एक तो WIPO के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू कॉपर के बारे में, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, एंड नीचे मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। लास्ट वीक मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर मान लीजिए आप कैश के अंदर 1 लाख रुपया विड्रॉ करते हो अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या आता है मनी सप्लाई के ऊपर। देखो पहली बात तो आप लोग जानते होंगे मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4 के बारे में। ये दरअसल में ना 4 अलग अलग तरीके हैं आपकी मनी सप्लाई निकालने के लिए, क्योंकि हम कई बार बात करें ना मनी सप्लाई, पर होती क्या है। तो यहाँ पर ना अलग अलग तरीके से उसको देखा जाता है। जैसे मनी के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आप बोल सकते हो सर जो आम जनता के पास करेंसी एंड कॉइन्स हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपकी जेब में जो पैसा है
इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके बैंकों के अंदर आपने जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट मतलब आपका जो सेविंग्स अकाउंट हो गया या आपके जो कॉर्पोरेशंस का करंट अकाउंट हो गया वो हो सकता है, या फिर आपने बैंक के अंदर अपना एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट ये सब करवा रखा है, वो आ सकता है। अदरवाइज सेम चीज आपके पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग भी ये चीज हो सकती है, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। अब होता क्या है ना, M1 के अंदर हम वो चीजें इंक्लूड करते हैं जो अपने आप में काफी लिक्विड होती हैं। लिक्विड मतलब ऐसे आइटम्स जिनको कैश के अंदर कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। अब आप नोटिस करो, जब मैं बात करता हूँ करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक की, तो आप जानते होंगे कि करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक तो अपने आप में खुद ही कैश है, तो ये तो बहुत आराम से आपका लिक्विड हुआ। उसके साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स की, ये भी अपने आप में बहुत लिक्विड हुआ, क्योंकि मान लो अगर आपको पैसा चाहिए, मैं अपने एटीएम में जाऊंगा एंड अकॉर्डिंगली साथ साथ पैसा निकल जाएगा, तो बड़े आराम से इसको मैं कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। तो M1 इज मोस्ट लिक्विड। इस वजह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक एंड आपका डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक ही आते हैं, बाकी चीजें नहीं आती। M2 इससे थोड़ा सा कम लिक्विड होता है। यहां पर क्या होता है, आपके पोस्ट ऑफिस के भी ना जो आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं हम उनको भी इंक्लूड कर देते हैं, बाकियों को इंक्लूड नहीं करते। क्या एड ऑन हुआ यहाँ पे, जो आपका डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस था। M3 के अंदर ना हम बैंकों को लेते हैं पर आपके पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो M3 ये हो गया। M4 के अंदर हम सब चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हुआ क्या, जब मैं बात करता हूँ ना M4 की, M4 इन सब में से लीस्ट लिक्विड हुआ, क्योंकि M4 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। M1 के अंदर चीजों को कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान था, तो इट इज मोस्ट लिक्विड। नॉर्मली जो RBI मेजर यूज करता है वो आपका M3 मेजर को ज्यादा यूज करता है। यहां पर क्या आता है, आपके बैंकों के अंदर पैसा है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स के अंदर है या FD/RD, और आपका करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक तो डेफिनेटली है ही है। तो यहां पर आप नोटिस करो, यहां पर ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मान लो आपने कैश से 1 लाख रुपया निकाल लिया एंड अकॉर्डिंगली आपने उसको बैंक में जमा करवा दिया, तो मुझे बताओ आपने क्या किया, आपने करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक यहां से 1 लाख रुपया माइनस हो गया, ठीक है। जमा कहां करा दिया, अरे डिमांड डिपॉजिट बैंक में जमा करा दिया, तो 1 लाख यहां पे बढ़ गया। तो भाई ये वाला जो 1 लाख कम हुआ और ये वाला जो 1 लाख बढ़ गया, तो नेट में इफेक्ट क्या है दोनों का, नेट में इफेक्ट आया 0। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर दरअसल में ना वो अनचेंज रहेगा, और पूछा भी क्वेश्चन में यही है कि इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है चीजें बदले, पर इमीडिएट इफेक्ट तो यही है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक जगह से माइनस हुआ दूसरी जगह वो प्लस हो गया, ठीक है इस बात को। तो मैंने ये आपके लिए बना भी दिया है पूरा कि कहाँ पे यस है कहाँ पे नो है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बताया था ना कि टेलीग्राम के आपको PDF मिल जाएगी, तो वहां पर जाके आप डाउनलोड कर लोगे, तो इससे आराम से आपकी चीजों की रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। दूसरा आपको मैंने पिछली बार जो होमवर्क दिया था वो था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि जो UCBs होते हैं उनको सुपरवाइज एंड रेगुलेट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 2020 के अंदर ना एक अमेंडमेंट आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2020। उसके माध्यम से ये जो पावर्स थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी RBI के पास। तो RBI के पास यहाँ पे पावर, ओवरराइडिंग पावर है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। और स्टेटमेंट 1 आप एक बार गलत करोगे, आपका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर B 2 एंड 3। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है कि वो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ उनको यहाँ पर अमेंडमेंट के माध्यम से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के पर भी मिलाया था, ये बात भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपने मेंस के सवाल की तरफ। यहाँ पर आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आखिर ये प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है एंड क्या इसके रिगार्डिंग बेनिफिट्स होते हैं। तो थोड़ा सा इसको ना आप अच्छे से मुझे कमेंट्स में आप इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेन कीजिएगा, राइट। फिर अकॉर्डिंगली हम इसको भी नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे।